स्टार्ट करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स के साथ। तो एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव तो हमने पढ़ा था। क्या था एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हमारा? बिजनेस को अल्टीमेटली क्या चाहिए? अपना पैसा चाहिए बिजनेस को अल्टीमेटली। हाँ, प्रॉफिट चाहिए बिजनेस को, प्रॉफिट वो लेकर रहेगा। अब जो ये प्रॉफिट है बिजनेस का, वो ले लिया उसने प्रॉफिट। अब क्या कहता है, हमने जब कंबाइंड ऑब्जेक्टिव्स पढ़े तो हमने कहा भैया सिर्फ प्रॉफिट्स ही नहीं और भी बहुत कुछ चाहिए उसको। सबसे पहला तो उसका एम यही है, प्रॉफिट आए ना आए, सेल तो आए, ताकि कम से कम ब्रेक इवन पे तो पहुंच जाऊं मैं। तो यानी कि सबसे पहला मोटिव उसका क्या है? सेल आनी चाहिए ताकि वो ब्रेक इवन पर पहुंच जाए। ठीक है, प्रॉफिट हम पढ़ चुके हैं। अगला क्या कहता है वो? दूसरा, रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट, यानी कि बिजनेस में रहकर मैंने जितना इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर मुझे रिटर्न भी तो मिलनी चाहिए। सपोज उसने 10 लाख रुपया लगाया है बिजनेस के अंदर, तो उस 10 लाख रुपए के ऊपर यानी कि कुछ कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी मेरा निकलना चाहिए। क्योंकि अगर वो 10 लाख रुपए बिजनेस में ना लगाता, किसी और जगह इन्वेस्ट करता, तब भी तो कुछ इंटरेस्ट आता उसको, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कुछ उस इन्वेस्टमेंट की, तो एटलीस्ट वो भी मुझे मिलनी चाहिए। ठीक है, और क्या बोलता है, यानी कि एफिशिएंसी आनी चाहिए। जितना भी मैं उसमें इंडल्ज कर रहा हूँ अपने आप को, जितना मेरा इन्वॉल्वमेंट है उसके अकॉर्डिंग मेरे बिजनेस की वैल्यू आनी चाहिए। इन शॉर्ट यहाँ पर ये प्रॉफिट का मोटिव ही आएगा, आपका प्रॉफिट आना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट है आपका ईवा, इकोनॉमिक वैल्यू एडिड। इकोनॉमिक वैल्यू एडिड आप लोगों को समझ में आया क्या होता है? Yes, ma'am. Profit minus cost of capital. प्रॉफिट्स माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यही। चलो एक एग्जाम्पल करते हैं इसके लिए, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। एग्जाम्पल क्या है हमारा? एग्जाम्पल के अंदर जो है हम लोगों के पास सबसे पहले है हमारे पास एक कैपिटल जो हमने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया। कैपिटल कितना है हमारा? 10 लाख रुपए का कैपिटल है। चलो जी, अब ये जो 10 लाख रुपए का कैपिटल है ये हमने इन्वेस्ट कर दिया। चलो अब 10 लाख रुपए कैपिटल के बाद हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों के पास जो नेक्स्ट चीज आई, हम लोगों ने देखा कि जो कैपिटल इन्वॉल्व किया गया है इसके अंदर जो सेल्फ फंड बनी थी, यानी कि मेरा खुद का पैसा कितना लगा हुआ था? सिर्फ 5 लाख रुपए। अब अपना खुद का पैसा 5 लाख लगा हुआ था। आगे देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। आगे बोलते हैं कि 5 लाख मेरा खुद का था और 5 लाख ही मैंने बोरो कर लिया मार्केट से। वेल एंड गुड, ठीक है, 10 लाख हो गए हमारी कैपिटल। इस 10 लाख की कैपिटल पे जब हमने देखा तो देखा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है 5%, यानी कि जो मनी मैंने मार्केट से बोरो की उस पर कितना पैसा देना पड़ेगा मुझे? कितना ब्याज देना पड़ेगा? 5% का ब्याज। 50,000। 50,000? 5% 25,000। 25,000 बोरोड मनी के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% लग रहा है। ठीक है, अब मैंने बताया था आपको कि हम जो खुद का पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना उस पे भी कॉस्ट पे करते हैं, यानी कि सेल्फ फंड मनी पे भी कुछ लगेगा कॉस्ट। तो सेल्फ फंड मनी पे हमने लगाया 2% का। हम मान लेते हैं कम से कम मैं कहीं और करता तो 2% का तो मेरे पास आता ही आता। ठीक है, अब ये फिगर आ गई हमारे पास। फिर मैंने देखा कि मेरे बिजनेस का प्रॉफिट कितना आ रहा है। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 55,000 मेरा प्रॉफिट आया, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोले तो जो बिजनेस के ऑपरेशंस में से आया, यानी कि सारा रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, उसके अंदर से मैंने टैक्स भी माइनस कर दिया। सब कुछ काट पीट के मेरा बचा 55,000 रुपए का प्रॉफिट। अब वैसे तो ये मेरा प्रॉफिट है, लेकिन ईवा नहीं है। ईवा कैलकुलेट करने के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया। ईवा कैलकुलेट फॉर्मूला है मेरा NOPAT। 20,000 आएगा। 45,000। ठीक है, NOPT था हमारा 55,000। तो हम लोगों ने देखा सेल्फ फंड मनी का पैसा कितना है? 10,000। बोरोड मनी का पैसा कितना है? 25,000। तो यानी कि COC मेरा हो गया टोटल 35,000। तो 55 माइनस 35 हो गया मेरा 20,000। ईवा आया यहाँ पर 20,000 रुपए का। तो ईवा इन शॉर्ट क्या है? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसे याद रखना कि नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगेगा, क्योंकि कई बार हमें सिर्फ प्रॉफिट याद रहता है, बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स हमें याद ही नहीं रहता। तो बिफोर और आफ्टर के बीच में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसे याद रखना। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब हमने ईवा पढ़ लिया। ईवा के बाद हमारे पास क्या बचा है? मार्केट शेयर बचा है। एक मिनट बच्चों, होल्ड करना। हेलो, हाँ मैसेज स्टार्ट किया। चलो उसके बाद ईवा के बाद आपका बचा है मार्केट शेयर। मार्केट शेयर ये होता है कि आपने प्रॉपर टोटल मार्केट के अंदर कितना एरिया कैप्चर कर लिया है, यानी कि आपका बिजनेस मार्केट में कितनी सेल देता है, टोटल सेल का आपका शेयर कितना है।
हर बिजनेसमैन चाहता है कि मेरा प्रॉफिट आ गया, ठीक है, मेरा वैसे तो बिजनेस बढ़िया चल रहा है, लेकिन मार्केट में मेरी एक अलग रेप्यूटेशन हो, यानी कि मुझसे आगे कोई हो ना, इतनी होड़ हर बिजनेस में लगी हुई है, वो सबसे आगे पहुंचना चाहता है। तो आजकल जो मेन फोकस रहता है लोगों का, वो रहता है आपके मार्केट शेयर्स पे, यानी कि प्रॉफिट से सिर्फ पेट नहीं भरता मार्केट शेयर से। अब आप प्रोफेशनल्स बन जाओगे, आपका पेट सिर्फ उससे नहीं भरेगा कि मैं सीए बन गई। सीए बनने के बाद आप देखोगे कि फलाना सीए कितने कमा रहा है, वो कितने कमा रहा है, उसकी सर्विसेज कैसी है, मार्केट में नाम किसका चल रहा है। तो आप सबके बीच में कंपटीशन लगेगा। क्या कंपटीशन लगेगा? कि मुझे अपना मार्केट में शेयर बढ़ाना है, मुझे अपनी मार्केट में रेप्यूटेशन बढ़ानी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे रेफर करें। तो वैसे ही हर बिजनेसमैन का ओपिनियन क्या रहता है कि मेरा मार्केट शेयर इंक्रीज हो। अब आप लोग किसके पास जाओगे? जिसका ब्रांड इमेज अच्छा होगा या जिसका बुरा होगा? हम लोग जब ट्रेनिंग भी देखेंगे तो अच्छा होगा। अच्छा होगा। बिल्कुल, जब हम लोग ट्रेनिंग भी देखेंगे तो टॉप 10 से कम में तो हम सोचेंगे ही नहीं जाने का, नहीं। तो टॉप 10 जब हम ढूंढते हैं तो हम लोग यही देखते हैं कि हमें सबसे बेस्ट चाहिए, इसीलिए बिजनेस को भी टॉप 10 में आने की होड़ लगी रहती है। वो चाहता है टॉप 10 में मेरा नाम आए। तो ये तो हो गए हमारे सारे के सारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अब है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक चीजें होती है हमारी हर्बल, जो हमारी लाइफ को लंबा कर देती है। वैसे ही बिजनेसमैन का ओपिनियन क्या रहता है? मैं अपना बिजनेस इस तरीके से रन करूं कि मेरा बिजनेस जो है ऑर्गेनिक रहे, यानी कि उसका फोकस किस पे आ गया? आप सर्वाइवल, कि बिजनेस मैं इस तरीके से करूंगा, मैं लॉन्ग टर्म रहूं मार्केट में, मेरे बिजनेस की हेल्थ बनी रहे। हेल्थ बनी रहे मतलब जितना सर्वाइव ज्यादा करेगा उतनी ही उसकी हेल्थ अच्छी है, यानी कि एज ऑफ एसेट्स, फिटनेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, रिजर्व कैपिटल एंड जनरल रिजर्व। बिजनेस कब हेल्दी माना जाएगा? जब उसके पास अच्छे खासे रिसोर्सेज है, उसका मार्केट में शेयर अच्छा है, उसकी जितनी भी उसको प्रॉपर्टीज चाहिए थी, जितनी भी उसको मशीनरीज चाहिए थी, सारी उसके पास है, प्रॉपर उसके पास पैसा है। यानी कि कोई नया बिजनेस करने से पहले पैसा इन्वेस्ट करने के लिए उसको दिक्कत नहीं आती कि पैसा आएगा कहाँ से। वो अलग बात है, सोचता हर बंदा है पैसा कहीं पे भी इन्वेस्ट करोगे डूब ना जाए, लेकिन पैसे को लेकर आने की आपको जब दिक्कत नहीं है तो हम मानेंगे कि आप बिल्कुल हेल्दी हैं, साउंड बिजनेस है आपका। ठीक है। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ग्रोथ या फिर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कैपेबिलिटीज। अच्छा, ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन में डिफरेंस होता है क्या? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। बताएगी डिफरेंस क्या होता है? मैम Growth ग्रोथ तो मतलब किसी GDP प्रोडक्ट growth के सेम अंदर बिजनेस सेम Let's बिजनेस say में जो प्रॉफिट first. सृष्टि, हाँ जी। ग्रोथ में एंड डाइवर्सिफिकेशन में कोई डिफरेंस होता है या नहीं होता? यस मैम, होता है। डिफरेंस होता है। ग्रोथ तो मैम किसी एक पर्टिकुलर चीज में, मतलब कि उसको अच्छा करना, मतलब कि किसी पर्टिकुलर चीज में। डाइवर्सिफिकेशन मैम अलग अलग चीज में हो जाता है। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? जैसे कि मान लो आपका बिजनेस अभी इस साइज का है, अगर आपका बिजनेस बढ़ के इस साइज का हो गया तो भी आपने ग्रोथ की है। अब आप क्या चाहते हैं? इस साइज का बिजनेस होने के बाद अब मैं बिजनेस एक में नहीं, इसको अलग अलग दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दूं, यानी कि बड़े बड़े दो पोर्शन के अंदर डिवाइड कर दूं, तो आपका ग्रोथ भी हो रहा है और आपका डाइवर्सिफिकेशन भी हो रहा है। जब एक छोटे से बिजनेस को आप उसी एक पर्टिकुलर लाइन के ऊपर ग्रो करते हैं, बड़ा करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, दैट इज योर ग्रोथ। लेकिन आप उस एक बिजनेस के अंदर और अदर लाइंस को एड ऑन करते रहते हैं, तो आप कर रहे हैं अपनी कैपेबिलिटीज को डाइवर्सिफाई, कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। यानी कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आपने अपने ही बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीजें डाइवर्सिफाई कर ली। क्या एक प्रोफेशनल डाइवर्सिफाई कर सकता है अपना बिजनेस, अपना प्रोफेशन? नो मैम, उस वो और लाइंस पर ऐड नहीं कर सकता, वो प्रोफेशन को ही आगे बढ़ा सकता है, अपने ग्रोथ हो सकती है। यानी कि सिर्फ ग्रोथ हो सकती है, आपको लगता है कि प्रोफेशन की डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो सकती? मैम हो सकती है। हो सकती है। कैसे हो सकती जो है? दो जगह से प्रोफेशन कर ले, मैम दो वो डिग्री इस टाइप से हो सकती है डाइवर्सिफिकेशन, अगर हम और डिग्रीज ले या थोड़ी और नॉलेज के साथ डाइवर्सिफाई करें तो। आपका जो प्रोफेशन है वो भी डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अब आप सीए कर लोगे, सीए करने के पास है ना, आपके पास बड़े सारे फील्ड होंगे। सबसे पहले क्या होगा? आप टैक्सेशन में कर सकते हो, ठीक है,
टैक्सेशन में आप प्रैक्टिस करोगे तो टैक्स खुद अपने आप में बहुत बड़ा है। इनकम टैक्स करोगे यानी कि डायरेक्ट टैक्स करोगे, आप इनडायरेक्ट टैक्सेस में करोगे, फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस अपने आप में बहुत बड़े हैं। आप जीएसटी में प्रैक्टिस करना चाहते हो, कस्टम लॉज में प्रैक्टिस करना चाहते हो, यानी कि इस एक टैक्स के सिनेरियो में भी आप अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप टेक्सटाइल बिजनेस से स्टील इंडस्ट्री में कूद गए, स्टील इंडस्ट्री से आप टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में कूद गए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऑटोमोबाइल बिजनेस है, पहले आप सिर्फ स्कूटीज बनाते थे, ठीक है, अब आप बाइक बनाते हैं, बाइक के साथ साथ अब आप कार बनाते हैं, कार के साथ आपने बसेस बनाना, ऑटोज, ट्रैक्टर्स, ये सब बनाना स्टार्ट कर दिया, तब भी आप बिजनेस डाइवर्सिफाई कर रहे हो। सेम इंडस्ट्री में रह के डिफरेंट प्रोडक्ट्स को उठाना भी डाइवर्सिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, क्लियर? तो आप एक प्रोफेशनल होकर भी डाइवर्सिफाई कर सकते हो, अलग अलग एक्टिविटीज को चूज कर सकते हो। आप लो प्रैक्टिस चूज कर सकते हो, आप एफएम को चूज कर सकते हो, यानी कि फाइनेंस पोस्टिंग वगैरह चूज कर सकते हो, ऑडिट तो आपका कोर एरिया है ही, तो अलग अलग चीजों में आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। चलिए, मैम ग्रोथ भी तो यही हुआ। ग्रोथ क्या होता है कि आपने, जैसे कि मैं एक बिजनेस बना रही थी, फॉर एग्जांपल मैं स्कूटीज का बिजनेस कर रही हूँ, स्कूटीज मैन्युफैक्चर करती हूँ। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया मेरे पास 100 स्कूटीज की सेल थी, फिर धीरे धीरे टाइम आया कि अब मेरे पास शायद 50,000 या 1 लाख स्कूटीज की सेल आ जाती है। तो जब मेरे पास 100 से 1 लाख स्कूटीज की सेल आई तो वो क्या है, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे एक ही लेवल पे ग्रो कर रहा है। अब डिफरेंट मल्टीपर्पज आपने प्रोडक्ट्स डाल लिए, उसने मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, तो आप बिजनेस डाइवर्सिफाई भी कर रहे हो और हर एक लाइन को खींच कर भी लेकर आते हो, हर एक लाइन को अपवर्ड डायरेक्शन में लेकर भी जाते हो। इसको बोला जाता है आपका सेगमेंटेशन, बांट देना, यानी कि एक ही बिजनेस को आपने डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में बांट दिया, तो हर एक की जब आप पोस्टिंग करते हैं ना, तो हर सेगमेंट का प्रॉफिट आप अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद जाकर कहीं आपके बिजनेस का कंबाइंड आता है। आपने अगर सुना है डीमर्जर का नाम सुना है आपने? यस मैम। यस मैम। क्या होता है डीमर्जर? मैम टू थिंग्स जो एक साथ थी वो सेपरेट हो जाए, उसको डीमर्जर कहते हैं। ठीक है, डीमर्जर को मैं बोलती हूँ डाइवोर्स है डीमर्जर। पहले ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों ने शादी की, यानी कि दोनों ने क्या किया, मर्जर किया, एक दूसरे बिजनेस को अपने साथ मिला लिया। फॉर एग्जाम्पल, एक का बिजनेस स्कूटी का था और एक का बिजनेस क्या था, बाइक का था। अब इन्होंने आपस में क्या कर लिया, मर्जर कर लिया। ठीक है, अब इनको लगा कि एक साथ मिलके हमारा जो कार वाला बिजनेस है ना वो चल नहीं रहा। अब इन्होंने वापस क्या कर लिया, इस मर्जर को कर दिया खत्म और आपस में कर लिया डाइवोर्स। जब डाइवोर्स किया तो हम एक बिजनेस हटाते हैं, अभी भी आपका बिजनेस वही है, और अगर उसकी सेल पहले से ज्यादा है तो आप ये नहीं कहोगे कि मेरे बिजनेस की ग्रोथ नहीं हुई क्योंकि मैंने एक एंटिटी बेच दी। एक अंडरटेकिंग हटाई है ना आपने, एक अंडरटेकिंग तो अभी भी ग्रो कर रही है। जैसे कि आपकी मल्टीपल कंपनीज है, अब रिलायंस है, रिलायंस की सारी कंपनियों में प्रॉफिट थोड़ी ना होगा, कुछ कंपनीज में प्रॉफिट है, कुछ कंपनीज में लॉसेज है, बट ओवरऑल जो है वो बढ़िया चल रही है। तो उसमें क्या है, ग्रोथ किसी किसी एंटिटी में हो सकती है और किसी एंटिटी में नहीं भी हो सकती। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो आपकी डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज है, यानी कि डाइवर्सिफाइड कंपनी है। ये क्लियर है कि रिलायंस काफी सारे काम करती है या नहीं करती, सिर्फ जियो की सिम बनाती है या पेट्रोलियम का काम करती है, इसके अलावा कोई काम नहीं करती है मैम। करती है, ऐसा कोई काम करती है मैम। जो वो करती ना हो। तो रिलायंस क्या है, हमारी एक डाइवर्सिफाइड एंटिटी है, डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज है, मतलब हर एक एरिया के अंदर उसका नाम चलता है। अब उसके जितने बिजनेस है वो सारे ग्रो कर रही हैं या नहीं, वो उनके फाइनेंशियल्स देख के पता चलेंगे। यानी कि बिजनेस में पिछले 0 से प्रॉफिट अप आया तो वो ग्रो कर रहा है, नहीं आया तो वो नहीं ग्रो कर रहा। हर बिजनेस की अपनी अपनी बैलेंस शीट हो सकती है, अपना अपना ग्रोथ शेयर हो सकता है। ठीक है, चलो मैम ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में नहीं आना चाहिए। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर इसलिए नहीं आया आपका, ये आपका क्या है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अगर आपका प्रॉफिट आ रहा है तो ग्रोथ तो आपकी आ ही रही है। अब ग्रोथ क्या होता है कि जैसे आप हैं, ठीक है, अब आपका जो मेन पर्पस क्या होता है, अपनी जो है अपनी नॉलेज को यूज करके पैसे कमाना, सिर्फ पैसे कमाना जहां पर पर्पस होता है वो होता है आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अब जो ग्रोथ है वो किसी भी चीज में हो सकती है, ग्रोथ आपका रेपुटेशन में भी हो सकता है, आपका इमेज बिल्डिंग के अंदर भी हो सकता है, आपका जो बिजनेस है वो धीरे धीरे अपना एक लेवल इंक्रीज कर रहा है, यानी कि आप सर्वाइव ज्यादा कर सकते हैं, इसीलिए आपका ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव में आता है। बट एक अगर हम बुकिश नॉलेज से बाहर जाकर देखें, क्योंकि हम यहाँ पर जब तक बुक के अंदर रहेंगे तो बुक के दायरे में रहेंगे, बुकिश नॉलेज से बाहर जाके देखें तो बिजनेस का हर एक काम, हर एक एक्टिविटी, हर एक कदम सिर्फ इसी ऑब्जेक्टिव से उठाया जाता है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से, इसके अलावा उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता।
वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाती है ना अपनी, तो भी उसके पीछे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव रहता ही रहता है, इसको तो वो छोड़ ही नहीं सकती। अगर हम लोग बीसीके से बाहर आ जाए तो आपकी बात बिल्कुल सही है, ग्रोथ आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ही होता है, बट यहाँ पर बुक के अंदर इसको कन्वर्ट इस वजह से किया हुआ है ग्रोथ को आपका, कि ग्रोथ आपकी एक हर्बल है, यानी कि ग्रोथ रहेगी तो आप मानते रहेंगे कि आप सरवाइव कर रही हैं इंडस्ट्रीज में, क्योंकि जो बढ़ता नहीं है इंसान वो टूट जाता है, वो खत्म हो जाता है, वो बिजनेस एंटिटी क्लोज हो जाएगी, तो वो इकोनॉमिक से तो कहीं बाहर ही चला गया परव्यू में। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट है हमारे पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सोसाइटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये है कि सोसाइटी में रहकर बिजनेस कर रहे हो तो सोसाइटी को नुकसान ना पहुंचाओ, ऐसे काम ना करो जो कि गंदा करते हैं एनवायरमेंट को, यानी कि अपने जो डिस्पोजल करते हो आप वेस्ट प्रोडक्ट्स को, उसको इस तरीके से डिस्पोज ऑफ करो कि एनवायरमेंट गंदा ना हो, यानी कि आपके एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगा वैसे वो पार्ट। डिस्पोजल को आप इस तरीके से करो कि आपकी सोसाइटी भी गंदी ना हो और आपका एनवायरमेंट भी गंदा ना हो। और क्या होता है आपका सोसाइटी में आप कैसे कर सकते हो? आपका बिजनेस चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपने लिकर का बिजनेस स्टार्ट किया है, अल्कोहल का बिजनेस, अब आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या बनती है, जो आपकी एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप अपने उस लिकर के बिजनेस को किसी ऐसे एरिया में ना करें जिससे कि आपकी जो यंग जनरेशन है वो स्पॉइल होती है। ये आपकी सोशल और एथिकल दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है, दूसरी क्या हो सकती है जो लोगों को साफ साफ दिखती है, अरे फलाने ने तो ना हॉस्पिटल बना दिया, फलाने ने स्कूल खोला है, वो अब लोगों को बिल्कुल साफ दिखती है। यानी कि जब आप कम्युनिटी की सेवा करते हो, उन्हें एजुकेशन देते हो, उन्हें हेल्थ की सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, यानी कि हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक सर्विसेज आप देते हो। दूसरा, साफ सफाई के ऊपर आप ध्यान लगाते हो, पेड़ पौधे लगाना या फिर आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे पब्लिक को फायदा होता है, वो सारी की सारी आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर आती है। कंजर्वेशन करना, कंजर्वेशन आप किसी भी चीज को बचा सकते हो, रिसोर्सेज को बचा सकते हो। कम्युनिटी को सपोर्ट करना ड्यूरिंग कैलेमिटीज, जैसे कि इस टाइम पे रतन टाटा ने सपोर्ट किया था, जब कोविड का केस चल रहा है तो काफी इन्होंने सपोर्ट किया है कोविड में गवर्नमेंट को, काफी इन्होंने डोनेशंस दिए हैं। तो वो क्या निभा रही हैं? वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रही है। पैसा इनसे ही कमाया, इन्हीं को दे दो वापस, ताकि बाद में यही पैसा कमा कर देंगे मुझे। तो जब इस सोच से कोई काम किया जाता है उसे बोलते हैं हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रही हैं। और कौन आता है हमारी सोसाइटी के अंदर? वो लोग आते हैं जो हमारे एम्प्लॉयज भी हैं, वो लोग आते हैं जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग आते हैं जो हमारे कस्टमर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स भी हमारी सोसाइटी होती है, सप्लायर्स भी हमारी सोसाइटी होती है। हाँ जी हर्ष। मैम विशाल की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो, उसका बीच में विशाल को कर लिया एंटर। तो ये सब क्या है हमारे पास? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में और क्या क्या चीजें हो सकती हैं आपकी? अगर आप डोनेशन के अंदर विश्वास रखते हैं, डोनेशन आप ऐसी चीजों को करते हैं जिससे उनका करियर सिक्योर होगा, तो वो भी आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, यानी कि आप सोसाइटी के प्रति जागरूक हैं। ठीक है, अब इस सोसाइटी के अंदर और आपके एनवायरनमेंट के अंदर एक जो है काफी अच्छा लिंक है। दोनों को कई बार हम लोग ना अल्टीमेटली क्या कर लेते हैं, दोनों को एक ही मान लेते हैं और उनको बाइफरकेट नहीं कर पाते, जिससे हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन गलत होता है। तो एनवायरमेंटल प्रोडक्ट्स में अगर मैं देखूं, एनवायरमेंटल यहाँ से स्टार्ट होगा आपका ग्रीन वाले से, ग्रीन टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्ट यूजेज एंड डिस्पोजल, लोअर एमिशन, इफेक्टिव वेस्ट हैंडलिंग एंड डिस्पोजल, प्रिजर्वेशन ऑफ एयर, वाटर एंड सोइल क्वांटिटी। तो एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव में हम कंप्लीटली सिर्फ उस चीजों पे ध्यान देंगे जो एनवायरमेंट खराब कर रहे हैं, यानी कि जो एयर क्वालिटी खराब कर रहे हैं, हमारी सोइल क्वालिटी खराब कर रहे हैं और वाटर क्वालिटी खराब कर रहे हैं। ये जनरली कब खराब होते हैं? या तो बहुत ज्यादा एमिशन, धुआं निकलता है हवा के अंदर, या फिर आप जो डिस्पोजल सिस्टम है अपना, यानी कि सारी की सारी जो पाइपलाइंस है वो वाटर के अंदर डाल देते हो, किसी भी वाटर सोर्स में डाल दिया तो आपका वाटर खराब होता है, या फिर ऐसे ही खुले सड़क पे डाल दिया तो आपकी सोइल क्वालिटी खराब होती है। तो इन तरह से इन चीजों से रिलेटेड में जो भी एक्टिविटी आप करते हो उसको हमेशा एनवायरमेंट ऑब्जेक्टिव के अंदर ही टिक करना। आपको कंफ्यूजन कहाँ आएगी? कई बार एमसीक्यू दिए होंगे आपको, एनवायरमेंट और सोशल एक साथ दिए हैं तो आपको एनवायरमेंट टिक करना है, तब तो कोई ऑप्शंस आपको मतलब तब तो कोई आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, इनमें से कोई पॉइंट उठाकर दे दिया जाता है और एनवायरमेंट का ऑप्शन ही नहीं होता आपके पास, और उस टाइम जो ऑप्शन आता है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का आता है। तो जब इन दोनों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन आएगा तो आप उसी एक ऑप्शन को चूज करेंगे। एनवायरमेंट आए तो वेल एंड गुड, नहीं आए तो आप सोशल को भी
चूज कर सकते हैं। और सोशल को चूज कब करना है, जब एनवायरनमेंट का ऑब्जेक्टिव का पार्ट नहीं आएगा, एनवायरनमेंट के बारे में पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी एम्बिग्यूटी रहती है इन दोनों कंसेप्ट्स के अंदर। ये बोलते हैं कि जब हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो अल्टीमेटली अपनी सोसाइटी का ही ध्यान रखते हैं। तो जब हम अल्टीमेटली अपनी सोसाइटी का ध्यान रख रहे हैं, यानी कि एनवायरनमेंट का ध्यान रख रहे हैं, तो दोनों चीजें कहीं ना कहीं इंटर रिलेट करती हैं। एथिक्स के अंदर क्या है आपके, एथिक्स के अंदर रहता है कि आपका ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी से आप बिजनेस करो, यानी कि दृढ़ता से और ईमानदारी से। जब ईमानदारी से बिजनेस करते हो तो आप एथिकल बिजनेस करते हो। एथिकल बिजनेस करने के लिए आपको लीगल एनवायरनमेंट जरूरी है। लीगल एनवायरनमेंट मतलब लॉ को पता होना चाहिए, लॉ को आपको फुलफिल करना है। जब तक लॉ को फुलफिल कर रहे हो तब तक सारी चीजें ऑर्गेनाइज तरीके में चलेगी। जैसे ही आपने इलीगल काम करना स्टार्ट कर दिया तो उस इलीगल काम को करने के लिए आपको बार बार लॉ ब्रेक करना पड़ेगा। लॉ ब्रेक करोगे तो आप अनएथिकल बिजनेस में ऑटोमेटिकली आ जाओगे। यानी कि एथिकल और लीगल कहीं ना कहीं साथ साथ चलते हैं। लॉ ब्रेक किया यानी कि आपने गलत काम में साथ दिया तो आप अपने आप को एथिकल बिजनेसमैन कहलाने लायक बचोगे नहीं फिर। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं हम। मैम वो ईवीए का एक बार एग्जांपल दोबारा बता दो। वॉइस आपकी थोड़ी सी वॉइस कम आ रही है, मैं समझ नहीं पाई आपने क्या बोला। ईवीए का एग्जांपल दोबारा बता दो मैम। लीगल, एथिकल एंड एनवायरमेंटल। ईवीए का मैम इकोनॉमिक वैल्यू एडेड वाला एग्जांपल। अच्छा ईवा, ईवीए, ठीक है चलो ईवीए करते हैं हम। ईवीए के अंदर क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि कैपिटल कितनी लगाई हमने बिजनेस में, 10 लाख रुपए की लगाई। इन शॉर्ट पहले ये देखो, इकोनॉमिक वैल्यू एडिड, 3 वर्ड्स इसके अंदर है। इकोनॉमिक यानी कि इकोनॉमिकली जो आपने वैल्यू एड की, यानी कि मॉनेटरी जो आपने बिजनेस में अल्टीमेट वैल्यू एड की। अब बिजनेस में अल्टीमेट पैसा कौन सा जाएगा, जो सारे खर्चे काट के बचा है। खर्चे काट के बचा मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने आज है ना कितने की 1 लाख रुपए की सेल की है। उस 1 लाख रुपए की सेल करने के लिए आपने 30,000 रुपए के एक्सपेंसेस लगाए थे। अब वो जो 1 लाख की सेल में 30,000 के एक्सपेंसेस थे वो काटने चाहिए कि नहीं काटने चाहिए, काटने चाहिए ना। तो 1 माइनस 30,000 आपके टोटल बची कितने, 70,000 रुपए। अब ये सिर्फ आपने क्या काटा है, आपने बिजनेस के एक्सपेंसेस काटे। एक्सपेंसेस के बाद बाकी सारी चीजें होती हैं आपकी, जैसे टैक्सेशन हो गया। अब 70,000 रुपए पे मान लेते हैं मैंने कितना, 15,000 रुपए का अपना टैक्सेशन काट दिया। अब जब मैंने 70 में से 15,000 का अपना टैक्सेशन काटा तो मेरा प्रॉफिट कितना बचा, 55,000 का मेरा प्रॉफिट बचा। अब मैं अपना नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 55,000 लेके बैठी हूँ। अब क्या मैं उस प्रॉफिट को अपना बिजनेस में डाल सकती हूँ एज इट इज। जब मैंने अपनी बैलेंस शीट देखी तो मैंने देखा कि यार ये प्रॉफिट मैं एज इट इज नहीं डाल सकती, यानी कि मेरा ये वैल्यू एडिड वाला प्रॉफिट नहीं है, ये वैल्यू एडिशन नहीं हुआ मेरे बिजनेस का। तो मेरे बिजनेस का वैल्यू एडिशन कैसे निकलेगा, देखो कि आपने मनी कहाँ से ली। तो मैंने देखा ये 10 लाख रुपए में से 5 लाख का जो मनी है वो सेलफोन था, बाकी जो 5 लाख का मनी है वो क्या था, बोरोड था। यानी कि मेरा खुद का पैसा भी है और मैंने मार्केट से उठाया भी है पैसा। फिर मैंने देखा कि मुझे खुद भी तो कुछ पैसे चाहिए और मार्केट में से जो पैसा उठाया उसको भी रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो मार्केट वाले जो पैसा है उस पर मुझे 5% का ब्याज भरना है। अपना जो पैसा है उसके लिए मैं 2% अपनी पॉकेट में डालूंगी, यानी कि बिजनेस के साथ साथ मुझे अपना घर भी तो चलाना है। ठीक है, ये सोच रखकर मैंने देखा कि मेरा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 55 का है, मैं बिजनेस में कितना इन्वेस्ट करूं। बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए मैंने निकाला ईवा। हाँ जी, वो ये नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इसमें इंटरेस्ट तो माइनस हो ही जाएगा। यस मैम, पहले ही हो जाता है Yes, ma'am. P&L में। तो पहले मैंने तो बाद में टैक्स होता है मैम। जैसे कि अब एक बोरोड मनी है, आप लोगों ने सिर्फ एक लोन वाला जो कंसेप्ट है आपने देखा है। अब इसमें क्या होगा, जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इसके अंदर इंटरेस्ट आपका वापस जुड़ता है बाद में, यानी कि आप उस टाइम पे नहीं करते हो, सिर्फ टैक्सेशन बेनिफिट से ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट है ना वैसे आपके इंटर में आएगा, सीए इंटर में। तो उसमें जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है उसके बाद में ईवा निकालने के लिए इसमें इंटरेस्ट आपका इंक्लूड किया जाता है। तो चलो एक बार आपका, चलो ये मान लेते हैं आपने इंटरेस्ट पहले पे कर दिया, इंटरेस्ट हटा दो। चलो उसके बाद भी आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, यानी कि जो अपने आप को जो आपको इंटरेस्ट देना है या अपने आप को जो पैसा देना है वो तो आपने एक्सक्लूड नहीं किया होगा। तो अगर मैं 55 में से अगर मैं ये 10 वाला माइनस करूं तो भी तो मेरे पास कितना बचा, 45 बचा ना।
तो चलो आपकी बात मान लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने उसमें इंक्लूड किया होगा, तो मैंने 55 माइनस 10 कितना बचा मेरे पास, 45 बचा। तो उस टाइम भी मेरा नेट ईवा कितना होगा, 55 ना होकर 45 होगा। और जो ये वाला कंसेप्ट आपका नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें आपके पास काफी सारे की सिक्योरिटीज होती हैं। जब आप इंटर के अंदर जाओगे तब आप देखोगे कि ये कंसेप्ट ऐसा भी है, एनओपीएटी के अंदर सर्टेन जो आपके इंटरेस्ट है वो एक्चुअल में इंक्लूडेड नहीं होते, वो बाद में माइनस होते हैं, बट उनका जो टैक्स है वो पहले कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कुछ इंटरेस्ट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आपको टीडीएस काट कर देना पड़ता है। तो इस तरह से जब आप करोगे तो आपका जो नेट ईवा आएगा वो आपका आएगा 20,000 रुपीज का, यानी कि ईवा बचा क्या आपका, टोटल खर्चे काट के जो प्रॉफिट आपका बचा है, दैट इज ईवा। क्लियर? मैम एक और ईवा बताना क्या होता है, जो ईवा? मतलब पैसा हमारे पास आखिरी में बचा होता है वही होता है क्या मैम? बिल्कुल, सारे खर्चे काट के जो आखिरी में बच गया वो होता है हमारे पास ईवा। यानी कि सारा का सारा पैसा आपने देखो कि मेरे को टैक्स काटने के बाद कितना पैसा बचा है, उस टैक्स काटने के बाद भी क्या इस पैसे में से किसी और को मुझे देना है, अगर देना है तो उसको दे दवा के जो बचा वो मेरा ईवा है, वो मेरा लास्ट में बचा हुआ प्रॉफिट है, जो बिल्कुल मैं अपने बिजनेस के अंदर डाल सकती हूँ। ठीक है, आप ये देख सकते हो कि जो बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉफिट बचा है ना, उसको भी आप ईवा कंसीडर कर सकते हो। बट इस बात को गांठ मत मार लेना, ये सिर्फ आपको समझने के लिए है कि ऐसा प्रॉफिट जिसको चाहे तो बिजनेस में री इन्वेस्ट किया जा सकता है। क्योंकि अभी इसके जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है ना, अभी ना तो मैं समझा सकती हूँ आपको, क्योंकि ईवा काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक दिन में समझ में आने वाला नहीं है। तो बस अभी क्या होता है, इस वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए कि इस वर्ड का मतलब क्या है। इस वर्ड का मतलब समझ में आया, ईवा है क्या? यस मैम। यस मैम। मेरा पक्की बात? यस मैम। यस मैम। ओके, चलो नेक्स्ट में चलते हैं हम। नेक्स्ट एक यहाँ से मैंने सर्कल गायब किया है, उस सर्कल के अंदर क्या था, आपका जो एनवायरनमेंट है, आपका जो लॉ है और आपकी जो सोसाइटी है, इन तीनों में आपको तालमेल बिठाकर रखना है। यानी कि कोई ऐसा काम नहीं करना जो लॉ के अगेंस्ट हो, कोई ऐसा काम नहीं करना जो एनवायरनमेंट के अगेंस्ट हो, और कोई ऐसा काम नहीं करना जो सोसाइटी के अगेंस्ट हो। बट जब तीनों को ही संभालते रहोगे तो आपको अपने बिजनेस को इग्नोर नहीं करना, बिजनेस भी आपको करना है। ठीक है, चलो जी। अब बहुत कॉमनली बिजनेस और एंटरप्रेन्योर में क्या देखा गया है, लोग बोलते हैं कि जो बिजनेस पर्सन है वही एंटरप्रेन्योर है और जो एंटरप्रेन्योर है वही बिजनेस पर्सन है। लोगों के लिए इस बात में कोई डिफरेंस नहीं है, और हमारे लिए भी अगर हम बुक से बाहर निकल जाएं तो कोई ज्यादा खास डिफरेंस हमारे पास रहेगा नहीं। क्यों नहीं रहेगा? एंटरप्रेन्योर सिर्फ तब तक एंटरप्रेन्योर है जब वो कोई नया आइडिया लेके आया, उसके बाद तो वो रेगुलर बिजनेस में इंक्लूड हो जाता है, तो वो बिजनेस पर्सन आपका बन जाता है। तो यानी कि एंटरप्रेन्योर को बाइफरकेट करने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में उसे एंटरप्रेन्योर बोला गया था। क्या बोला गया इसको एंटरप्रेन्योर, क्यों बोला गया? अब जब सब लोग किसी प्रॉब्लम से परेशान हैं, सब लोग बोलते हैं कि बिजनेस हो नहीं सकता, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। जैसे कि ऑनलाइन बिजनेस, जिसने फर्स्ट टाइम ऑनलाइन बिजनेस निकाला, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निकाला, वो बंदा कहलाया एंटरप्रेन्योर, कि मैं तो एंटरप्रेन्योर हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम बिजनेस किया है अपना मार्केट के अंदर। ठीक है, तो यानी कि पहली प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एटीट्यूड रखता है दैट इज एंटरप्रेन्योर। दूसरा, नई अपॉर्चुनिटीज देखता है, मार्केट में जो काम किसी ने ना किया हो वही काम मैं करूंगा। जब आप कोई नया काम करते हो तो वो अच्छा चलता है, ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो अच्छा चलेगा, क्योंकि वो क्रिएटिव होता है और इनोवेशन होता है। पुरानी चीजें देख देख के हम बोर हो जाते हैं, नहीं? पुराना तो हम फोन भी वापस नहीं लेते। आज आपका जो फोन खराब होगा तो बहुत कम चांसेस है कि बच्चे वो नया पुराने वाले फोन को ही रिपीट करेंगे, या करेगा? नो मैम। हम लोग इनोवेशन को प्रमोट करते हैं, जब कोई नया फीचर आता है ना तो हमारे मन में लालसा जगती है कि नई चीजों को ट्राई करते हैं। तो जो क्रिएटिविटी लेके आता है, इनोवेशन लेके आता है, वही आज के टाइम में सक्सेसफुल रहता है। इसीलिए एंटरप्रेन्योर्स का जमाना है। इन एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस पर्सन इसलिए नहीं बोलते क्योंकि ये लाला टाइप पर्सन होते हैं, इसलिए आज के टाइम पे हर एक बंदे को एंटरप्रेन्योर ही बोला जाता है। कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको एंटरप्रेन्योर ही बोलते हैं, क्योंकि आज की जनरेशन जो है वो पुराना लाला टाइप बिजनेस करना नहीं चाहती। हम लोग क्या सोचते हैं, कुछ नया करेंगे, पुराना नहीं करेंगे, है ना? यस मैम। चलो नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अभी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमें क्या बताता है, पढ़ेंगे अभी साथ में। अच्छा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसा रखना है ये डिसाइड कैसे होगा?
और एक ऑर्गेनाइजेशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के साथ में। मेरिट्स और डीमेरिट्स के साथ। अब हमारे पास एक बच्ची है नेहा। अब नेहा चाहती है कि वो एक बिजनेस करे, एक प्रोफेशन लेकर आए। ठीक है, पहले उसने सोचा कि भाई मैं सारा काम अपने आप ही करूंगी, मुझे किसी की इंटरफेरेंस पसंद नहीं है। यानी कि मैं कोई काम कर रही हूँ और सामने वाला बंदा बोल दे कि ये काम ऐसे नहीं करना, तो मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं सर फोड़ देती हूँ सामने वाले का। तो अब इस सिचुएशन में नेहा को कौन सा बिजनेस करना चाहिए, जब वो किसी की सुन नहीं सकती, किसी के सोल साथ प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप करती है। ठीक है, अब नेहा आ गई सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में। जब इसने देखा कि बिजनेस में इतनी सारी चीजें होती है संभालने के लिए, मुझसे नहीं संभल रही, प्लस बिजनेस जितना पैसा डिमांड करता है उतना पैसा मैं इसे दे नहीं पा रही हूँ बिजनेस को। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस में 5 लाख की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और नेहा बोलते कि 2-3 लाख की बात होती तो मैं कर देती, 5 लाख नहीं अरेंज कर सकती मैं बिजनेस के लिए। मम्मी पापा से मांगूंगी तो वो भी मारेंगे, कहेंगे तूने करना है तो कर इतने में, वरना जा। तो अब नेहा क्या करे, बिजनेस ना करे, घर बैठे, या कोई ऑप्शन है इसके पास? मैम पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कर सकते हैं। पार्टनरशिप कर सकती है। ठीक है, चलो एक फॉर्म आपने निकाल दिया पार्टनरशिप का। अब नेहा क्या चाहती है कि अब नेहा ने एक पार्टनर ढूंढा, फॉर एग्जांपल रिया को ढूंढा नेहा ने। अब नेहा और रिया क्या पार्टनर बन सकते हैं? अगर एग्री हो तो मैम। एग्री हुए, नेहा बोलते कि रिया मेरी पार्टनर है और बस अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, नाम लिख दिया कि रिया मेरी पार्टनर है, क्या वो पार्टनरशिप वैलिड है? नो मैम, जब तक रिया हाँ नहीं नो बोलेगी। मैम। क्यों नहीं है? एग्रीमेंट तो हो गया, वैलिड है। कंसेंट ऑफ और पार्टनर्स नहीं है मैम। कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स चाहिए। अभी सिर्फ नेहा ने बोला है कि रिया मेरी पार्टनर है, क्या रिया ने बोला है कि नेहा मेरी पार्टनर है? नो मैम। नो तो जब मैम। तक रिया नेहा को नहीं बोलती कि मैं उसकी पार्टनर हूँ, तब तक आपकी पार्टनरशिप जो है कंफर्म नहीं है। चलो, अब नेहा बैठी, नेहा ठहरी हमारी सियानी लड़की। अब नेहा कहती है कि मैं पार्टनरशिप तो कर रही हूँ लेकिन कंट्रोल नहीं दूंगी तुझे, तेरी ओनरशिप नहीं रहेगी इस बिजनेस में। तो क्या ये पार्टनरशिप है? नो मैम। नो मैम। ओनरशिप मिलना जरूरी है पार्टनरशिप में? यस मैम। यस मैम। बिना ओनरशिप Yes, ma'am. ट्रांसफर हुए, बिना ओनरशिप डिवाइड हुए पार्टनरशिप नहीं मिल सकती? नो मैम, क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी उसका कॉन्क्लूसिव एविडेंस है। ठीक है, अच्छा, अब ये नेहा को एक ऐसा बिजनेस फॉर्मेट चाहिए जहां पर वो अपनी ओनरशिप ट्रांसफर ना करे, लेकिन कहती चलो मैं कैपिटल भी मैनेज कर लूंगी लेकिन सारा काम मैं एक साथ मैनेज नहीं कर सकती। तो वो क्या फॉर्मेट यूज करे? कंपनी। कंपनी? कौन सी कंपनी? ओनरशिप नहीं बांटना चाहती वो किसी के साथ? 1% कंपनी कर 1%। वो 1 पर्सन कंपनी खोल सकती है जिसके अंदर पैसा तो ऑल्दो से खुद ही लगाना पड़ेगा, लेकिन वो काम दूसरों से करवाने के लिए डायरेक्टर्स रख सकती है, यानी कि उसका जो वर्क बर्डन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, नेहा ने बिजनेस खोल लिया, डायरेक्टर भी रख लिए, नेहा कुछ नहीं बोल रही। नेहा है क्लास में? नहीं है? यस मैम। प्रेजेंट हो? आवाज सुनी नहीं काफी टाइम से आपकी। मिक्स हो जा रही है। चलो, बिजनेस यानी कि बिजनेस को डिसाइड करने के लिए किस तरह का बिजनेस करना है हमें, पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि ओनरशिप बांटने के लिए हम तैयार हैं या नहीं। चलो जी, एक ये डिसाइड कर लिया। दूसरा, कंट्रोल किसका रहेगा बिजनेस पे। तीसरा, कैपिटल कैसे इन्वेस्ट करोगे, ये सारी चीजें आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, और क्या करना पड़ेगा आपको? An important right associated with business ownership is the right to dispose of and transfer the ownership of business. अब नेहा चाहती है कि क्या कभी मर्जी चाहे मैं इसको बेच दूं, कभी मर्जी चाहे मैं उस बिजनेस को ट्रांसफर कर दूं किसी से। अगर नेहा ने रिया के साथ पार्टनरशिप कर ली होती तो क्या ये जो ब्लू लाइन में मैंने लिखा हुआ है राइट टू डिस्पोज ऑफ बिजनेस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मिल पाता नेहा को? नो मैम अगर पार्टनरशिप एट विल होती तो कंसर्न चाहिए होती मैम उसके लिए। कंसर्न चाहिए, दोनों पार्टनर्स एग्री करते तभी होते, या फिर डेडलॉक चला जाएगा तो आपको कोर्ट ही अलग कर सकती है फिर, और तो कोई काम आपके पास बचा ही नहीं। ठीक है, तो यानी कि आपको क्या डिसाइड करना है, बिजनेस के ऊपर कंट्रोल किसका रहेगा, मैं बेच सकती हूँ या नहीं बेच सकती, बंद कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। पार्टनरशिप तो आप लोग पढ़ चुके हो ना अंकुर सर के साथ?
Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। चलो, इस पेज के अंदर कुछ नया नहीं है तो मैं इसको आगे कन्वर कर रही हूँ। आप लोगों ने वीडियो लेक्चर सुना है ना इसका पूरा? Yes, Yes, ma'am. यस मैम। चलो, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, बिजनेस में भी ऑन सिंगली और जॉइंटली। सिंगल भी ले सकते हैं और जॉइंटली भी ले सकते हैं, और ये सारे फॉर्मेट हम डिसाइड कर चुके हैं, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप आप ले सकते हो, पार्टनरशिप आप ले सकते हो, और उससे भी बड़ा कंपनी खोल सकते हो। कंपनी आप यहाँ पर 3 तरह की कंपनियां पढ़ोगे। कौन सी आपकी कंपनी होंगी? एक होगी आपकी 1% पब्लिक 1% private to public. पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। 1 पर्सन कंपनी में सिर्फ एक ही पर्सन मेंबर हो सकता है, एक पर्सन से ऊपर कोई भी मेंबर नहीं हो सकता, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम एक ही मेंबर हो सकता है। प्राइवेट के अंदर कितने मेंबर हो सकते हैं? 200 200 मैक्सिमम 200, मैक्सिमम 2, मिनिमम 2। 3 चाहिए, 2 चाहिए? 2 चाहिए मैम मिनिमम। पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? नो लिमिट। Limited। और मेंबर कितने हो सकते हैं मिनिमम? 7। 7 3 ही था पब्लिक कंपनी के अंदर, क्या मैम? 3 ही थे मेंबर्स पब्लिक कंपनी के अंदर। नो मैम 7 है। नो मैम 7 100% श्योर 7 है? यस मैम। यस मैम। आप लोग कह रहे हो तो सही कह रहे होगे, 7 ही मेंबर्स होते हैं प्राइवेट कंपनी के अंदर, ठीक है। और प्राइवेट कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स कितने होते हैं? मिनिमम डायरेक्टर्स 2 मैम। 2 मैम। और मैक्सिमम? 15 मैम। नो मैक्सिमम नहीं करवाए होंगे आपको, +2 के अंदर भी नहीं आया और यहाँ पर भी नहीं आएगा। बता देती हूँ, मैक्सिमम जो होते हैं आपके विद इन द लॉ अगर रहकर होते हैं, जो लॉ अलाउ करता है, वो 15 होते हैं, लेकिन इस लिमिट को कुछ सर्टेन लिमिट केसेस के अंदर बढ़ाया जा सकता है। तो यानी कि जब भी आपसे पूछा जाए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होंगे, आपका आंसर 15 होना चाहिए। जो कुछ रेयर केसेस है जब बढ़ाई जाती है डायरेक्टरशिप की लिमिट, वो आज नहीं पढ़ेंगे हम, वो अगले साल पढ़ेंगे इंटर के अंदर, ठीक है। तो पब्लिक मैक्सिमम, कंपनी में भी 15 होते हैं। हाँ जी पब्लिक कंपनी में भी 15 ही होते हैं। बिल्कुल, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 15 होते हैं, मिनिमम डिफरेंट होते हैं। प्राइवेट के अंदर मिनिमम डायरेक्टर 2 और पब्लिक के अंदर मिनिमम डायरेक्टर 3 होते हैं आपके। 3। हाँ, मिनिमम डायरेक्टर 3 एंड मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7। चलो नेक्स्ट करते हैं हमारा, ये हम कर चुके हैं कंट्रोल रिसोर्सेज और साइज ऑफ बिजनेस। ये डिसाइड करेगा कि आपका जो बिजनेस है वो किस तरह का होगा। चलो, आपका ये जो वीडियो है वो स्टॉप होने वाला है विद इन 1 मिनट, तो अगला करने से पहले हम लोग रिज्वाइन कर लें। कल करवा देना मैम। नेक्स्ट क्लास कितने बजे आपकी? 5:30। 5:30 5:30 ठीक है, बोर हो गए? कल करवा देना मैम। हो जाएगा मैम। हो गया आज का मैम। आज का हो गया, चलो। यस मैम। अच्छा, जो आज का वीडियो लेक्चर अपलोड होने वाला था, मैंने सर को मना किया है कि आज मत अपलोड करना,